RBI सर्कुलर्स एंड प्रेस रिलीजेस की सीरीज कंटिन्यू करेंगे। आज इसमें हम ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर ऑफ RBI देखेंगे। ठीक है कि RBI में का हेड कौन होता है और उसके अंडर स्ट्रक्चर कैसा होता है और प्रेजेंट स्ट्रक्चर क्या है। ठीक है, बॉस कौन होता है यहाँ का, अपॉइंट कैसे होता है। ठीक है, तो हम अपॉइंटमेंट्स में नहीं जाएंगे कि अपॉइंटमेंट कैसे होती है करके, हम सिर्फ बेसिक स्ट्रक्चर समझेंगे कि RBI का बेसिक स्ट्रक्चर क्या होता है। ठीक है, तो सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स में RBI के, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर होता है और प्रेजेंट गवर्नर है श्री संजय मल्होत्रा। इसके पहले जो थे शक्तिकांत दास थे, उनका टर्म खत्म हो गया। ठीक है, श्री संजय मल्होत्रा अभी के गवर्नर है। उनके अंडर 4 डेप्यूटी गवर्नर्स है, डॉक्टर MD पात्रा, श्री M राजेश्वर राव, श्री T रविशंकर एंड श्री स्वामीनाथन जी। ठीक है, तो ये है, ये क्वेश्चंस आते हैं RBI मोस्टली। RBI के गवर्नर का तो वो हम सभी लोग पढ़ते हैं कि RBI के गवर्नर्स कौन है, बट उसके स्ट्रक्चर के अंडर उसके डेप्यूटी गवर्नर्स कौन है। ठीक है, ये भी पूछ लेते हैं। ठीक है, इसके थ्रू इनको कुछ पोर्टफोलियोज दिए गए हैं डेप्यूटी गवर्नर को, जो आज 14 जैन के सर्कुलर में है, प्रेस रिलीज में, कि उनके कौन से पोर्टफोलियो दिए गए हैं। और वो पोर्टफोलियो के बेसिस पे हम कुछ उनको जो डिपार्टमेंट्स दिए गए हैं वो डिपार्टमेंट से समझेंगे कि RBI के फंक्शंस क्या है। ठीक है, जो सारे डिपार्टमेंट जो लाइन अप किए हैं, जो सारे भी डिपार्टमेंट लाइन अप किए हैं, वो उनके फंक्शंस ही है RBI के, वो समझेंगे हम कैसे। ठीक है, ये समझ गया। श्री संजय मल्होत्रा गवर्नर, डेप्यूटी गवर्नर डॉक्टर MD पात्रा, राजेश्वर राव, T रविशंकर, श्री स्वामीनाथन। थोड़ा हम संजय मल्होत्रा जी के बारे में पढ़ लेते हैं। He is the 26th governor of Reserve Bank of India। इनकी फॉर अ पीरियड ऑफ 3 years होती है। इसका एक्सटेंशन भी दिया जा सकता है ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ गवर्नमेंट। इसके पहले संजय मल्होत्रा जी वॉज सेक्रेटरी डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू इन मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर थे। इनका एजुकेशन बैकग्राउंड क्या है, तो ही इज ग्रेजुएट इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग फ्रॉम इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कानपुर एंड मास्टर इन पब्लिक पॉलिसी फ्रॉम प्रिंसटन यूनिवर्सिटी USA। श्री सलील मल्होत्रा जी एक IAS ऑफिसर थे। इनका बैच था 1990 के IAS ऑफिसर है। उसके हिसाब से उनका करियर ग्राफ आज ये स्टेट पे है कि वो आज RBI के गवर्नर है। ठीक है, ये संजय मल्होत्रा जी, इन्होंने बहुत सारे आज तक इम्पोर्टेंट पोर्टफोलियो भी हैंडल्स किए हैं, जैसे पावर, फाइनेंस, टैक्सेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये सारे सेक्टर्स में इनका एक्सपोजर है, इनको इस चीज़ का एक्सपीरियंस है। वो चेयरमैन भी थे एंड MD थे रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉरपोरेशन लिमिटेड। ठीक है, वो सेंट्रल बोर्ड्स ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में भी थे। ठीक है, ये पीरियड से लेके ये पीरियड तक। ठीक, ये हुआ उनके एजुकेशन बैकग्राउंड के बारे में, उनके सर्विसेज के बारे में। जो ये पर्सन को इतना एक्सपोजर होता है फिनेंस का, तो गवर्नमेंट समझती है कि जिस पर्सन को इतना एक्सपीरियंस है टैक्सेशन को लेके, फाइनेंस को लेके, IT में भी उनका खुद का कंप्यूटर साइंस में ग्रेजुएशन हुआ है, IAS थे वो, एक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छी तरह से एडमिनिस्ट्रेशन आता है उन्हें। डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने एज अ कलेक्टर पोस्टेड रह गए, कमिश्नर पोस्टेड रह गए। ठीक है, बहुत डिफरेंट एस्पेक्ट्स में काम किए उन्होंने। तो गवर्नमेंट उनको फिट समझती है कि वो RBI के गवर्नर बन सकते हैं। ठीक है, बहुत सारे क्राइटेरियाज होते हैं जिसकी वजह से गवर्नमेंट समझती है कि ये आदमी फिट है या नहीं है। तो इतना जब उन्हें उसके बैकग्राउंड्स के बारे में पता चल जाता है, इतना जब आदमी को एक्सपोजर होता है, तो वो आदमी सही में फिट है RBI गवर्नर के।
इनका पीरियड ही आने वाला पीरियड ही बताएगा कि इनके रिफॉर्म्स क्या रहेंगे। ठीक है, ये कुछ न्यू इंट्रोड्यूस कर सकते हैं क्या, बैंकिंग सेक्टर को और बेहतर बना सकते हैं क्या, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को और बेहतर बना सकते हैं क्या, ये सब आने वाला समय बताएंगे श्री संजय मल्होत्रा के बारे में। ठीक है, हम अभी जाते हैं इसी पे। ठीक है, अब मैंने कहा था कि आज का जो प्रेस रिलीजेस है 14 जनवरी 2025 के बारे में, तो जो 14 जनवरी 2025 में रिलीज हुआ। ठीक है, ये इफेक्टिव फ्रॉम कल से ही इफेक्टिव होगा। तो ये हमने ऊपर जो 4 डेप्यूटी गवर्नर्स देखे थे उनको ये पोर्टफोलियो बांटा गया है कि बाबा जब इतने सारे डिपार्टमेंट्स हैं आरबीआई में, हमें शायद इतना ही पता होगा कि आरबीआई सिर्फ रेगुलेशन करता है, आरबीआई से इंस्पेक्शंस करता है, ऑडिट करता है, सुपरविजन करता है। ऐसा नहीं, आरबीआई के बहुत सारे फंक्शंस भी होते हैं जो आज हमें ये इनके पोर्टफोलियो के थ्रू पता चलेगा कि फंक्शंस क्या है। कोऑर्डिनेशन का फंक्शन है, डिपार्टमेंट ऑफ कम्युनिकेशन, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स। अब ये डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिसी रिफॉर्म्स क्या है? कुछ कैंडिडेट ऐसे होते हैं जिनके सजेशंस लिए जाते हैं, किस चीज़ के लिए? इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए, पॉलिसीज़ के लिए उन्हें रिसर्च की जाती है। रिसर्च वो कहाँ से करेंगे? जो आजू बाजू कंट्रीज़ की सेंट्रल बैंक है, जैसे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हमारा सेंट्रल बैंक है, वैसे आजू बाजू कंट्रीज़ के जो भी सेंट्रल बैंक है उनको स्टडी करना पड़ेगा। उन्होंने क्या अडॉप्ट किया है, उन्होंने अपने बैंक्स को कैसे बेटर किया है। ठीक है, उन्होंने उतना कंज्यूमर प्रोटेक्शन जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन वाले जो एक्ट्स हैं उसको कैसे बेटर किए हैं, सरप्लस या डेफिसिट, ठीक है, इसको कैसे मैनेज किया है, सरप्लस का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है, फंड डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है। अगर सरप्लस फंड है आरबीआई के पास तो गवर्नमेंट कहता है कि उनको हमारे पास पार्क कर दीजिए करके। ठीक है, अगर सरप्लस फंड रहा तो ये सब चीज़ें पॉलिसी एंड रिसर्च थ्रू पता चलेगा। जब इस चीज़ पे रिसर्च होगा, कुछ कैंडिडेट्स आएंगे और रिसर्च करेंगे, तो ये डिपार्टमेंट भी इनको हेड दिया गया है कि आप बताइए कि क्या क्या नया रिसर्च में क्या क्या नया हुआ है, कुछ नई चीज़ें आ सकती है जो यहाँ पे इंट्रोड्यूस की जा सकती है। ठीक है, तो गवर्नर सर जो है वो इनका रिव्यू लेंगे कि बताइए इस चीज़ में कुछ नया चीज़ है क्या, ये आप ये डिपार्टमेंट हैंडल करते हैं, इसमें कुछ नया है क्या। ठीक है, सेम डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशन हम रोज़ ही पढ़ रहे हैं। आरबीआई किस सेक्शन के अंडर पेनल्टी लगाता है, किस लिए पेनल्टी लगाता है, मॉनेटरी पेनल्टी कितना है। ठीक है, तो ये डिपार्टमेंट ऑफ रेगुलेशंस के अंदर चीज़ आ गया। ठीक है, तो फिर से वही गवर्नर साहब आएंगे, पापा बताओ कोई एनबीएफसी अच्छे से काम कर रहा है या नहीं है। अच्छा, ये एबीसी एनबीएफसी है, ठीक है, कोऑपरेटिव बैंक है, ठीक है, इनका इंस्पेक्शन हुआ था, उसका रिपोर्ट कहाँ है। नहीं, उन्होंने सारी चीज़ें कंप्लाई की है नहीं की है, अगर नहीं की है तो ठीक है, अगर नहीं की है तो आपने उस पर क्या किया, कौन से सेक्शन के अंडर पेनल्टी लगाई, कितनी पेनल्टी लगाई। ठीक है, या फिर उनका क्लोजर ऑफ बिजनेस ही कर दिया अगर कुछ ज़्यादा ही रेगुलरिटी है। ठीक है, तो ये सब चीज़ें फिर राजेश्वर राव सर से पूछा जाएगा। ठीक, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट, जो भी स्टैटिस्टिक्स डेटा प्रेजेंट करना हो, ये कि सरप्लस कितना है या डेफिसिट कितना है, इन्फ्लेशन कैसे कंट्रोल किया जा सकता है, क्या उसका फ्यूचर मैपिंग किया जा सकता है। ठीक है, आज के डेट में क्या कहता है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स क्या है। ठीक है, डिमांड सप्लाई कितना है, आज मार्केट में डिमांड कितना है, सप्लाई कितना है। ठीक है, ये सब चीज़ का एक स्टैटिस्टिक्स बताया जाएगा। ठीक है, ये तो सिर्फ मतलब एक नॉर्मल कस्टमर के रिलेटेड हो गया कि मतलब डिमांड है सप्लाई कितना है करके। ठीक है, बैंक्स का पूछेंगे, सर आएंगे पूछेंगे भाई बताओ ये बैंक का इंफॉर्मेशन बताओ, इसके पास एडवांसेस कितना है, डिपॉजिट कितना है, एडवांसेस मतलब लोन्स कितना है, ठीक है,
गोल्ड कितना है, सरप्लस में चल रहा है क्या, प्रॉफिट है या नहीं है, ठीक है, या लॉस में है, ठीक है, ये सब चीज़ें स्टैटिस्टिक्स प्रेजेंट करना पड़ेगा और ये सब चीज़ का एक्यूमुलेशन होता है, ठीक है। जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक है, शेड्यूल कमर्शियल बैंक्स है, कोऑपरेटिव बैंक्स है, एनबीएफसी है, पेमेंट बैंक्स है, स्मॉल पेमेंट बैंक्स है, ये सब बैंक्स का एक कंसोलिडेटेड शीट बनेगा जिसमें उनके लोन्स रहेगा, जो हमने एडवांसेस कहा था, डिपॉजिट रहेगा और ओवरऑल कितना प्रॉफिट कर रहे हैं सब लोग। और यही पूरा डेटा जो है आरबीआई क्या करेगा, गवर्नर को देगा और फिर गवर्नमेंट को देगा। और गवर्नमेंट क्या करेगा, गवर्नमेंट उनके जब भी सेशंस होते हैं पार्लियामेंट में, तो आपने देखा होगा कि निर्मला सीतारमन मैडम वो डेटा प्रेजेंट करती है कि हम हमारे पब्लिक सेक्टर बैंक अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, बुरा परफॉर्म कर रहे हैं, हमारा हमने ये स्कीम में इतना दे दिया, ठीक है, हमने जो नए पीएम स्वनिधि लाए थी एक स्कीम, उसमें इतना पैसा दे दिया है, ठीक है, पीएम मुद्रा में हमने आज तक इतने गरीब लोगों की हेल्प दी है, इतना बिजनेस सेटअप करने के लिए, ठीक है, हमारा ट्रेड अच्छे से चल रहा है। ये सब सारा डिटेल कहाँ से आएगा, फिर ये जो ये डिपार्टमेंट हेड कर रहे हैं राव जी, इनसे पूछा जाएगा, वो बताओ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेशन बताओ ये चीज़ को लेके, ठीक है। इन्फोर्समेंट डिपार्टमेंट रहेगा कि किसी का बिजनेस शटडाउन वगैरह करना है वो चीज़ को लेके। इंटरनेशनल डिपार्टमेंट रहेगा कि वही फॉरेक्स से रिलेटेड रहेगा, ठीक है, पैसा कितना बाहर जा रहा है, कितना अंदर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे भी है एक फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट, ठीक है, तो ये दोनों इंटर रिलेटेड है, ठीक है। हमारा इम्पोर्ट्स कितना हो रहा है, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग, सिर्फ इन टर्म्स ऑफ बैंकिंग, ठीक है। बाहर से कितना पैसा आ रहा है सिस्टम में, सिस्टम से कितना बाहर पैसा जा रहा है, ठीक है, ये सब चीज़ का इन्फॉर्मेशन इंटरनेशनल डिपार्टमेंट देगा। लीगल डिपार्टमेंट कोई लीगल केस रहेगा वो चीज़ को लेके लीगल डिपार्टमेंट बनेगा, जिसके इनको रिपोर्ट करना पड़ेगा गवर्नर को कि सर ये लीगल केस है, ये टाइम पे ये एनबीएफसी पे चालू है, पीएसबी पे चालू है, उन पे भी रह सकता है, आरबीआई पे भी काउंटर एक्शंस रहते हैं, ऐसा नहीं है कि अगर वो रेगुलेशन में है तो उनसे कोई क्वेश्चन पूछा नहीं जा सकता है, उन पे भी रह सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे रिपोर्ट करेंगे सर कि या ये ईयर में, ये फाइनेंशियल ईयर में हमें इतने 50 से 20 लीगल केसेस हैं जो हैंडल करने हैं, और इसमें से 50 या 20 में से 5 का रिजल्ट लग गया है, 10 का रिजल्ट लगने का, ये सब डेटा उनको गवर्नर को देना पड़ेगा। मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट, ये डिपार्टमेंट सबसे इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आपने देखा होगा मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है जिसमें वो इन्फ्लेशन के बारे में बताते हैं, ठीक है, कि महंगाई कितनी बढ़ गई है, घट गई है, ठीक है, डिमांड सप्लाई का रेट क्या है, डिमांड कितना है आज इंडिया में, सप्लाई कितना है आज इंडिया में, रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाने चाहिए या घटाने चाहिए, मार्केट में पैसा इन्फ्यूज करना चाहिए कि मार्केट से पैसा एब्जॉर्ब करना चाहिए, ये मॉनेटरी पॉलिसी डिपार्टमेंट हमें बताते हैं। रिस्क मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट, वही फिर हम जो प्रीवियस सर्कुलर्स में जो पढ़ रहे थे कि बैंक्स को रिस्क मॉनिटरिंग का काम आरबीआई करते हैं। रिस्क मॉनिटरिंग बेसिक में इतना ही है कि डिपॉजिट है, लोग पैसा जाके जा रहे हैं, 100 करोड़ एक बैंक के पास दे दिया, तो ये 100 करोड़ में से बैंक्स कितना लोन दे रही है, ठीक है, ऐसा नहीं कि 100 करोड़ में से सारा का सारा, मतलब बहुत सारा लोन ही दे दिया, 90 करोड़ का लोन ही दिया, 10 करोड़ अभी बैंक के पास बाकी है, ठीक है, तो ये ज़्यादा रिस्क हो गया, अगर पैसा रिटर्न नहीं आया तो लोगों के तो पैसे से सब कुछ चीज़ें करनी है ना, लोग जब डिपॉजिट देंगे, अगर कोई 100 रुपीज़ दे रहा है उसको 3% पे बैंक दे रही है तो 103 रुपीज़ हो गए, ये 100 रुपीज़ बाहर बैंक ने लोन दिया 7% पे, 4% का जो मार्जिन है वो क्या है, वो बैंक का प्रॉफिट है, ठीक है। तो बैंक एकदम ज़्यादा उनके जो है ये है लोन्स है, डिपॉजिट से ज़्यादा दे नहीं सकते, कितना रिस्क ले रही है बैंक, ये रिस्क मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट
भी सर के पास है। ठीक है, सेक्रेटरी डिपार्टमेंट। ओके, ये जो कुछ डिपार्टमेंट्स है मैं जिनको सिर्फ नाम लेके ये कर रहा हूँ, स्किप कर रहा हूँ, इसका मतलब ये है कि इम्पॉर्टेंट है बट स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है, तो हम आगे अभी बढ़ते हैं। आगे वाला है सेंट्रल सिक्योरिटी सेल, डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट। अभी डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट क्या है? करेंसी इन सर्कुलेशन, इसको मैनेज करना है। मार्केट में कितना पैसा है, बैंक्स के पास कितना पैसा है, और आरबीआई के पास कितना पैसा रिटर्न आ रहा है। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ करेंसी मैनेजमेंट। ठीक है, बेसिक यही है, ये मैं पैसा कितना है सर्कुलेशन में, बैंक के पास कितना पैसा, आरबीआई के पास कितना पैसा रिटर्न आ रहा है। ठीक है, ये सब करेंसी मैनेजमेंट में आता है। डिपार्टमेंट ऑफ एक्सटर्नल इन्वेस्टमेंट, डिपार्टमेंट गवर्नमेंट एंड बैंक अकाउंट। हाँ, गवर्नमेंट्स अकाउंट्स पे और बैंक्स अकाउंट्स पे कितना है इनके पास। ठीक है, इनके अकाउंट्स में कितना है, बैंक्स के गवर्नमेंट के अकाउंट में कितना सरप्लस में है या फिर डेफिसिट में है, ये सारी चीज़ों का डेटा भी शंकर सर देंगे, गवर्नर सर। ठीक है, डिपार्टमेंट ऑफ इंफॉर्मेशन और टेक्नोलॉजी, डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम। पेमेंट और सेटलमेंट सिस्टम क्या होता है? चेक डिपॉजिट किया मैंने, चेक 2 दिन में क्लियर हो गया, मेरे अकाउंट में आ गया, पेमेंट सेटल हो गया। ठीक है, कुछ रीजंस की वजह से पेमेंट सेटल नहीं हो पाया तो वह अनक्लियर सेक्शन में चला जाता है। ठीक है, आरटीजीएस किया मैंने, एनईएफटी किया, ए ने बी को किया, पैसा आ गया, सेटलमेंट हो गया, उसको पैसा आ गया। बीच में कहीं पैसा फंस गया, ठीक है, बीच में कहीं पैसा फंस गया, उसको सेटलमेंट करवाना है, इसका काम ये रहेगा। ये डिपार्टमेंट इनके पास है। ठीक है, कोई भी पैसा आ रहा है, कोई भी पैसा जा रहा है, किसी भी मीडियम से, मीडियम एक्सचेंज से पैसा ये हो रहा है, ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, तो उसे पेमेंट एंड सेटलमेंट हम बोलते हैं। ठीक है, तो वो उनको शंकर सर उसकी भी रिपोर्ट गवर्नर सर को देंगे, सर इतना इतना अब तक हुआ है। फिनटेक डिपार्टमेंट, फाइनेंशियल मार्केट ऑपरेशन डिपार्टमेंट, फॉरेन एक्सचेंज डिपार्टमेंट मैंने आपको बताया ही पहले, ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट, एचआर डिपार्टमेंट, सब सही चल रहा है कि नहीं उनके। आरबीआई में ह्यूमन रिसोर्सेज को लेके कितना रिक्रूट करना है, कितने लोग रिटायर्ड होने वाले हैं। ठीक है, सैलरी मैनेजमेंट उनके पास होता है। आरबीआई में किसी टाइप का हरासमेंट तो नहीं चल रहा है किसी एम्प्लॉयज़ पे। ठीक है, कंप्लेन रिलेटेड एम्प्लॉयज़ की, सबके अलाउंसेस टाइम पे आ रहे, सबको जो बेसिक राइट्स है उनके वो कंप्लाई हो रहे, वो अपने राइट एक्सरसाइज कर पा रहे, ये सब काम एचआर डिपार्टमेंट का। एचआर डिपार्टमेंट हर चीज़ में कॉमन ही होता है। इंटरनल डेप्ट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, ये एनपीए जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट हम बोलते हैं जिसको, नॉन परफॉर्मिंग एसेट। ठीक है, ये वाला डिपार्टमेंट इनके पास होता है। ठीक है, कि कितने लोगों ने लोन भरा ही नहीं। ठीक है, अभी मैंने जैसे बताई थी 100 CR में से अगर मैं 90 CR दे रहा हूँ और उसमें 80 CR लोगों ने पैसा लिया और इंटरेस्ट भी नहीं भरा, प्रिंसिपल भी नहीं भरा, ये कहीं पे डाइवर्ट हो गया फंड, उस केस में क्या हो गया था, तो बैंक की बैंकरप्ट हो गई। ठीक है, बैंक की लॉस में चले गई पूरी तरह से। ठीक है, तो इसको तो क्लोजिंग ऑफ बिजनेस करना पड़ेगा। ये चीज़ रिस्क मॉनिटरिंग डिपार्टमेंट में भी आता है। और इंटरनल डेट मैनेजमेंट डिपार्टमेंट, किस किस बैंक कितना सही चल रहा है क्या बैंक का, या नहीं चल रहा है। ठीक है, कितना रिस्क ले रही है बैंक पैसा देने के लिए, कितना डेप्थ है अभी। जो एक बैंक है अगर उनके पास 10 कस्टमर्स हैं, उसमें से डेप्थ में कितने हैं, ठीक है, कोई भर नहीं पा रहा है क्या, वो चीज़, कितने लोग नहीं भर पा रहे, कितने लोग भर पा रहे हैं। अगर 8 लोग भर पा रहे, 2 लोग नहीं भर पा रहे, तो बैंक सही चल रहा है। अगर 2 लोग भर पा रहे, 8 लोग नहीं भर पा रहे, तो बैंक बट ऑब्वियसली की लॉस में जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है राइट टू इन्फॉर्मेशन डिवीजन, कि अगर किसी को किसी चीज़ को लेके, बैंक्स को लेके कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी, आरबीआई को लेके इन्फॉर्मेशन चाहिए रहेगी,
आरबीआई को लेके इन्फॉर्मेशन, बैंक्स को लेके इन्फॉर्मेशन। बाबा मेरा केवाईसी तो मैंने अपलोड किया था, बैंक ने अपलोड नहीं किया, उसकी वजह से क्या हुआ, मेरा अकाउंट बंद हो गया। तो किसका फॉल्ट है? बैंक का फॉल्ट है कि मेरा फॉल्ट है? मेरा सिबिल डाउन हो गया जब मैंने रीपेमेंट टाइम पे किया है, ठीक है, मेरा सब कुछ टाइमली रीपेमेंट था, फिर भी मेरा सिबिल डाउन हो गया। बैंक से जानबूझ के मेरे अकाउंट पे होल्ड लगा के रखा है, मेरा उसमें कुछ गुना नहीं है, ठीक है। तो ये सब इंफॉर्मेशन कस्टमर्स के लिए होता है कि उनको ये डिपार्टमेंट से पता चलेगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कंज्यूमर एजुकेशन या प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, ठीक है। मैं वही बोलूँगा कि बैंक्स ने आपके अकाउंट पे होल्ड लगाया है, सही लगाया, गलत किया है, ठीक है, उसके अगेंस्ट आप केस कर सकते हो। हाँ, बैंकिंग ओम्बड्समैन में जाके आप केस कर सकते हो, ठीक है। या आपने प्रॉम्प्ट रीपेमेंट किया है फिर भी आपका सिबिल डाउन है, या आपसे कुछ एक्सेस रिकवरी की गई है, ठीक है, आपको इंटरेस्ट रेट इतना लगना था पर इतना लगा दिया है, एक्सेस आपसे इंटरेस्ट हम लिया गया था, ठीक है। या फिर आपसे अननेसेसरी चार्जेस डेबिट कर दिए हैं, ठीक है, जो आपने डेबिट कार्ड लिया भी नहीं फिर भी आपका डेबिट कार्ड का चार्जेस लग गया, क्रेडिट कार्ड लिया भी नहीं क्रेडिट कार्ड के चार्जेस लग गए, ठीक है। सिबिल के चार्जेस अगर 50 रुपीज़ थे आपसे 100 रुपीज़ लिए गए। तो ये सब चीज़ें आप आरबीआई के डिपार्टमेंट में ये स्वामीनाथन सर है, ये रिपोर्ट करेंगे, सर हमारे पास इतना इतना कंप्लेंट्स आया है ये चीज़ को लेके, ठीक है। और फिर उसका रिप्लाई दिया जाएगा, उसकी रिपोर्ट बनेगी, उसका रिप्लाई दिया जाएगा टाइम टू टाइम। बजट डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन ये सबसे इम्पोर्टेंट है, हमने पहले ही बोल दिया था कि सुपरविजन कैसा होता है। पिछले सर्कुलर्स में भी हम देख रहे हैं कि किस किस तरह की मॉनेटरी पॉलिसी, मॉनेटरी पेनल्टी लगती है, क्यों लगती है, किस सेक्शन के अंडर। ये सुपरविजन, ये तो मेन काम है आरबीआई सुपरविजन का, ठीक है। डिपॉजिट इंश्योरेंस एंड क्रेडिट गारंटी कॉर्पोरेशन, ठीक है। अभी ये क्या होता है, ये एक इंश्योरेंस होता है जिसके अंडर हर डिपॉजिटर 5 लाख से कवर्ड होता है, ठीक है। उसमें क्या हुआ, अब सबको तो 5 लाख नहीं मिलेंगे, जिसके अकाउंट में 10,000 है उसको तो 5 लाख रुपए नहीं मिलेंगे, बट ऑब्वियस है, ठीक है। बट इसमें क्या हो गया, अभी मैंने जैसे आपको बताया कि बैंक के पास 100 करोड़ है, ठीक है, उसमें से 90 करोड़ बैंक्स ने दे दिया एज अ लोन जो उनको नहीं देना था। ये डिपार्टमेंट ने सही काम नहीं किया, देखा नहीं बराबर कि बैंक 90 करोड़ दे रही है, ठीक है, बैंक के पास 10 करोड़ ही बच्चे हैं, 100 करोड़ भी तो कस्टमर की है ना, ये 90 करोड़ वापस ही नहीं आए बोरोवर से, तो बैंक क्या हो जाए, लॉस में चला जाएगा। और बैंक का क्या करना पड़ेगा, बिजनेस क्लोजर करना पड़ेगा, बिजनेस क्लोजर करना। वो टाइम पे क्या होगा अगर बैंक लॉस में चले गए, अभी किसी का पैसा, किसी के अकाउंट में 10 लाख रुपए थे या उससे भी ज़्यादा थे, तो डीआईसी जिसे क्या बोलता है, ये इंश्योरेंस क्या बोलता है, इसको 5 लाख का कवरेज रहेगा। पहले ये 1 लाख का कवरेज था, अब इसको 5 लाख किया गया, ठीक है। सिस्टम में सारा कुछ होता है, सिस्टम कहीं नहीं जाती है, कोर बैंकिंग सॉल्यूशन जो सिस्टम्स है बैंकिंग के वो कहीं नहीं जाता है, ठीक है। सिस्टम में सारा कुछ किसका कितना पैसा है, ठीक है, वो सारा कुछ रिफ्लेक्ट, कितना एवरेज है, कितना इन्वेस्टमेंट है बाकी चीज़ों में, ठीक है, वो सब चीज़ें पता रहती है, ठीक है, कितना सेविंग्स अकाउंट में कितना पैसा है, करंट अकाउंट में कितना पैसा है, ठीक है। इसलिए तो हम कहते हैं ना कि जो पिछले सर्कुलर्स में हमने देखा कि 3 महीने का एक्सटेंशन दे दिया, 6 महीने का एक्सटेंशन दे दिया, ये चीज़ को लेके होता है कि सबका सेटलमेंट होना चाहिए प्रॉपर। उसमें डीआईसी जी से क्या करेगा, जिसका 10 लाख या 5 लाख के ऊपर पैसा है उसको मिनिमम 5 लाख तो भी देगा, ठीक है। और जिनका 5 लाख से नीचे जितना भी अमाउंट रहेगा वो अमाउंट उतना दे देगा, और जिसका 10,000 है तो उसको 10 ही हजार मिलेगा भाई, उसको 5 लाख रुपए नहीं मिलेगा, ठीक है। तो डीएससी जीसी का काम ये है। फिर से नेक्स्ट आता है हमारा फाइनेंशियल इंक्लूजन। फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या बोलता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन आरबीआई का सपना ये है, गवर्नमेंट का सपना ये है, मोदी जी का सपना ये है कि बैंक्स जो है वो हर सिटी में, हर विलेज में, हर कॉर्नर में बैंक्स होनी चाहिए, और बड़े से लेके छोटा इंसान सारे लोग बैंक से कवर्ड होने चाहिए, उनका इंश्योरेंस भी कवर्ड होना चाहिए, उनका पैसा भी सेफ रहना चाहिए, सेविंग अकाउंट करंट अकाउंट में जो भी रहता है, ठीक है। फाइनेंशियल इंक्लूजन हम जिसको बोलते हैं, जैसे पीएम जन धन योजना, ठीक है, 0 बैलेंस पे अकाउंट ओपन होगा, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट है, ठीक है। पीएम जे जीवन ज्योति बीमा योजना है, ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट है, ठीक है। पीएम
SBY सुरक्षा बीमा योजना, ये आपका एक्सीडेंटल इंश्योरेंस, आपके एक्सीडेंट में डेथ हो गई तो आपको 2 लाख तक मिलते हैं, इसमें नॉर्मल डेथ हुई तो आपको 2 लाख तक मिलते हैं। ये सारा फाइनेंशियल इंक्लूजन है। ठीक है, किसी फार्मर को लोन नहीं भर पाया उसका, फिर ये क्या गवर्नमेंट सोचा कि स्टेट गवर्नमेंट सोचा कि हम इनको पैसा रिटर्न दे देंगे, जितना भी उन्होंने लोन लिया था पैसा उनको पूरा हम रिटर्न कर देंगे, या फिर एक 3 लाख तक हम उनको पैसा रिटर्न कर देंगे, बाकी की चीज़ राइट ऑफ हो जाएगा। तो ये फाइनेंशियल इंक्लूजन का पार्ट है कि लोवेस्ट से लोवेस्ट विलेज तक, गरीब से गरीब आदमी तक बैंक्स पहुंचनी चाहिए, इसे कहा जाता है फाइनेंशियल इंक्लूजन। भाई ये टर्म्स बहुत डिटेल में, ठीक है, इसका कॉम्प्रहेंसिव स्टडी भी होता है, ठीक है, हम कॉम्प्रहेंसिव इसका एक्सप्लेनेशन भी होता है। आज हम सिर्फ इसकी जनरल टर्म्स में समझ रहे हैं कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या होता है। ठीक है, तो मैं आपको जनरल टर्म्स में बता रहा हूँ कि फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है। ठीक है, सीधे सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ कि आपको फाइनेंशियल इंक्लूजन क्या है। ये तो ये हैवी टर्म है। ठीक है, तो फाइनेंशियल ये सपना है गवर्नमेंट का, RBI का, छोटे से छोटे लोगों के पास भी बैंक एक्सेस होना चाहिए। SHG जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स होते हैं वुमेंस के, ठीक है, वो होने चाहिए कि उनको लेंडिंग दिया जाए। ठीक है, ताकि वो खुद को एम्पावर कर सकते, मार्केट में आ सके, ठीक है, अपना बिजनेस डाल सके, या फिर इंटरनल लेंडिंग के लिए भी होता है कि खुद का खर्चा संभाल सके किसी कोई एक्सीजेंसी आ गई तो। ठीक है, तो ये होता है फाइनेंशियल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। फाइनेंशियल स्टेबिलिटी डिपार्टमेंट वो वाला ही है, डेप्थ वाला, ठीक है, मॉनेटरी रिस्क मॉनेटरी वाला। ठीक है, ये सारी चीज इंटरलिंक्ड है। स्टेबिलिटी होना चाहिए इकोनॉमी, बैंक स्टेबल रहना चाहिए। अगर बैंक स्टेबल रहेगा तो लोगों का पैसा स्टेबल रहेगा। ठीक है, बैंक्स पे भरोसा रखेंगे लोग, बैंक्स में आके पैसा डिपॉजिट करेंगे, जिससे लोन ले पाएंगे, जिससे बिजनेस ग्रो होगा, जिससे लोग अपने अपनी नीड्स पूरी कर पाएंगे, सब चीज़ें। इंस्पेक्शन डिपार्टमेंट तो आपको बोला ही था मैंने। ठीक है, प्रीमाइसी डिपार्टमेंट, प्रीमाइसी इनका इंटरनल डिपार्टमेंट है कि RBI के कितने ऑफिस ओपन होने चाहिए। ठीक है, और कहीं पे ऑफिस ओपन होने चाहिए क्या। ठीक है, ठीक, ये है बैंक्स के ब्रांचेस कहाँ कहाँ होनी चाहिए। चलो एक ABC छोटा सा गांव है, मैं मेरे एग्जांपल बताता हूँ, मैं गौरी में पोस्टेड था एज स्केल 1 इंचार्ज। ठीक है, तो वहाँ पे ब्रांच अगर ओपन करना हो तो RBI की परमिशन लगती है, क्लोज भी करना हो तो भी RBI की परमिशन लगती है। क्योंकि ये जो गौरी ब्रांच थी, गौरी ब्रांच, ये भाई फाइनेंशियल इंक्लूजन के लिए थे कि गरीब से गरीब भी इंसान बैंकिंग से जुड़ सके। बहुत ही अंदर थी वो एक ब्रांच। ठीक है, और लोग भी सोचते हैं कि इतने अंदर ब्रांच क्यों बने। RBI का वो ये है गोल है, गवर्नमेंट का वो गोल है कि फाइनेंशियल इंक्लूजन होना चाहिए, हर इंसान बैंक से कनेक्टेड होना चाहिए। ठीक है, तो प्रीमाइसी डिपार्टमेंट वो करता है कि ब्रांचेस कितने ओपन करना है, न्यू ब्रांचेस कितनी ओपन होने वाली है। PM कैनरा बैंक बोलेंगे हमको इतने 90 न्यू ब्रांचेस ओपन करनी है तो RBI से अप्रूवल लगेगा। राजभाषा डिपार्टमेंट ऐसा ये नहीं है, हिंदी रिलेटेड रहता है, सारी कुछ चीज़ें हिंदी में होनी चाहिए। ठीक है, आपके जो इंटरनल सर्कुलर्स आते हैं वो भी हिंदी में होना चाहिए, आपका कम्युनिकेशन भी हिंदी में होना चाहिए, आप किसी को चीज़ एक्सप्लेन कर रहे हो वो भी चीज़ हिंदी में होनी चाहिए। ठीक है, ये थे, हमने आज डिटेल में समझ ली कि हर डिपार्टमेंट में क्या क्या चीज़ें होती है। ये कुछ है कंटेंट बाय बायजूस। ठीक है, ये बायजूस से मैंने लिया है PDF। सबसे पहले हमारे RBI गवर्नर कौन थे, सर ऑसबॉर्न स्मिथ। ठीक है, ये इंडिपेंडेंस के पहले के थे। इंडिपेंडेंस जो फेज था, ठीक है, वो फेज में जब हम इंडिपेंडेंस मिल गया था और उसके पहले का थोड़ा 4 साल पहले का, उसमें CD देशमुख थे। तो पहले इंडिपेंडेंट इंडिया के हम बोल सकते CD देशमुख थे। आज के डेट में, ये तो पुराना PDF है मेरे हिसाब से, आज के डेट में हम देखे संजय मल्होत्रा जी है, टिल डेट वो रहेंगे। ठीक है, वो 26 गवर्नर है। ठीक है, आपको अगर एक्स्ट्रा कुछ पढ़ना हो तो बिमल जालान कमेटी के रिकमेंडेशंस है, रघुराम राजन कमेटी के रिकमेंडेशंस है। ठीक है, ये रिकमेंडेशन बहुत अच्छे है अगर आपको एक्स्ट्रा में कहीं पढ़ना हो तो। ठीक है, मनमोहन सिंह जो हमारे XPM थे, जिनका फिलहाल रिसेंटली उनका देहांत हो गया था, वो भी RBI गवर्नर थे 1982 to 1985। ठीक है,
चलो ये ताज कॉम्प्रहेंसिव हो गया हमारा थोड़ा आरबीआई के बारे में। पर यही चीज़ें अगर आपको इंटरव्यू में पूछे जाएगी, ये डिपार्टमेंट क्या करता है, ठीक है, आपको बेसिक तो पता चल गया कि आरबीआई क्या कर रहा है अभी, वो भी एक सिंपल लैंग्वेज में। ठीक है, थैंक यू सो मच।